आसमान के उस पते पर। अगस्त 1971, कराची, पाकिस्तान। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान के सीने में हर वक्त एक दबी हुई बेचैनी की आग जलती रहती थी। बाहर से वो पाक फिजाइया के एक फर्ज शनास इंस्ट्रक्टर और एक बेहतरीन पायलट थे, लेकिन अंदर से वो एक मुजाहिदे आज़ादी यानी मुक्ति जोधू थे। उनका मैदाने जंग बंगाल का कोई कीचड़ भरा गांव या दरिया नहीं था। उनका मैदाने जंग दुश्मन के कले के अंदर 35,000 फीट की बुलंदी पर आसमान में था। हर सुबह जब वो कराची के मसरूर एयरबेस जाते, उनका दिल बंगाल में अटका रहता। जब वो अखबारात और रेडियो पर अपने मुल्क के लोगों पर पाकिस्तानी फ़ौज के वहशियाना मुजालिम की खबरें सुनते तो उनके खून में उबाल आ जाता। वो अपनी बीवी मिल्ली और 2 बच्चों को ढाका छोड़ाए थे। उनकी फ़िक्र और मुल्क के लिए शदीद मोहब्बत ने उन्हें एक जिंदा आतिशफिशां बना दिया था। उनके ज़हन में बस एक ही ख्याल था, उन्हें एक तैयारा चाहिए। वो एक लड़ाका तैयारा हाईजैक करके भारत ले जाएंगे। वहाँ से वो जंगे आज़ादी में शामिल होंगे। उसी तैयारे से वो पाकिस्तानी अफवाज पर हमला करेंगे। ये एक नाकाबिले यकीन, तकरीबन नामुमकिन मंसूबा था। पकड़े जाने पर यकीनी मौत थी, लेकिन मती के नज़दीक मुल्क की आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो मौके की तलाश में थे। बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता वो अपना मंसूबा तरतीब दे रहे थे। दिन ब दिन वो मुख्तलिफ तैयारों की तकनीकी तफसीलात, ईंधन की गुंजाइश और भारत के करीब तरीन महफूज एयरबेस के फासले का बारीक बीनी से हिसाब कर रहे थे। उनकी नज़र T-32 तरबियती तैयारे यानी जिसे ब्लू बर्ड कहा जाता था पर थी। ये निस्बतन आसानी से दस्तयाब था और इसी से उनका मंसूबा पूरा हो सकता था। उनका शागिर्द राशिद मिनास था, एक नौजवान पुरजोश पायलट। मिनास एक कट्टर पाकिस्तानी था। मती उसका बहुत करीब से मुशाहिदा कर रहे थे। वो जानते थे कि ये लड़का जाने या अनजाने में उनके मंसूबे का हिस्सा बन सकता है। 20 अगस्त 1971, ये जुम्मे का दिन था। सुबह से ही मती के अंदर एक बेचैनी थी। आज उनकी एक परवाज़ राशिद मिनास के साथ तय थी। यही मौका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि जो कुछ करना है आज ही करना है। सुबह सवेरे उन्होंने मिली से फ़ोन पर बात की। उन्होंने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ में छिपी बेचैनी मिली ने महसूस कर ली। आपकी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? मिली ने फ़िक्रमंदी से पूछा। सब ठीक है, तुम बस दुआ करो। ये उनकी अपनी बीवी के साथ आखिरी बातचीत थी। एयरबेस पहुंचकर उन्होंने अपने मामूल के काम मुकम्मल किए, लेकिन उनके तमाम आसाब चौकस थे। कंट्रोल टावर में उन्होंने अपनी परवाज़ का वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक थोड़ा पहले करवा लिया। फिर वो इस अहम लम्हे का इंतज़ार करने लगे। सुबह के 11:15 हुए। राशिद मिनास T-32 तैयारे के कॉकपिट में बैठकर आखिरी लम्हात की चेकलिस्ट देख रहा था। मती उसकी तरफ बढ़े। मंसूबे के मुताबिक उनकी परवाज़ दूसरी थी, लेकिन उन्होंने मिनास को इशारा किया कि वो उसके साथ जा रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर अक्सर तालिबे इल्म के साथ अचानक परवाज़ पर चले जाते। मिनास तैयारे को रनवे की तरफ ले जाने लगा। मती तेज़ी से तैयारे के कॉकपिट की तरफ बढ़े और खुली हुई कैनोपी से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथ में क्लोरोफॉर्म में भीगा एक रुमाल था। इससे पहले कि मिनास कुछ समझ पाता, उन्होंने उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। मिनास बेहोश होकर सीट पर ढलक गया। कंट्रोल टावर में इस अचानक तब्दीली पर सब हैरान हुए, लेकिन मती एक सीनियर ऑफिसर थे। किसी को उन्हें बराह रास्त चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने तेज़ी से कॉकपिट का कंट्रोल संभाल लिया। तैयारा रनवे पर तेज़ रफ्तारी से दौड़ा और लम्हों में आसमान में परवाज़ कर गया। उनका हदफ भारत का जामनगर एयरबेस था, जो कराची से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर था। वो सतह ज़मीन से बहुत नीचे परवाज़ कर रहे थे ताकि पाकिस्तानी रेडार की पकड़ में ना आए। उनके सीने में शदीद जोश था। वो कामयाब हो गए थे। वो बंगाल के आसमान पर आज़ादी का पैगाम ले जा रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम न रही। कॉकपिट की पिछली सीट पर राशिद मिनास को होश आने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसका तैयारा हाईजैक हो चुका है। दोनों पायलटों के दरमियान एक गैर मुसावी लड़ाई शुरू हो गई, 35,000 फीट की बुलंदी पर एक छोटे से कॉकपिट के अंदर। मनाज ने कंट्रोल टावर को खतरे का सिग्नल भेजने की कोशिश की। मेरा तैयारा हाईजैक हो गया है। उसका पैगाम गैर वाज़िह था, लेकिन मसरूर बेस पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। मती एक हाथ से तैयारे का कंट्रोल संभाले हुए थे और दूसरे हाथ से मिनास को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
لیکن نوجوان مناس بھی بے چین تھا۔ وہ اپنے ملک کی محبت کے لیے لڑ رہا تھا اور متی اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ مناز نے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کنٹرول سٹک پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کی کشمکش میں طیارہ بے قابو ہو گیا۔ وہ تیزی سے گھومتا ہوا نیچے کی طرف آنے لگا۔ متی نے طیارے کو بھارت کی طرف لے جانے کی آخری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ طیارہ بھارتی سرحد سے صرف 32 میل دور پاکستان کے علاقے ٹھٹھا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک خوفناک دھماکے سے آسمان اور زمین لرز اٹھے۔ ایک خواب، ایک نامکمل جنگ کا المیہ ناک انجام۔ پاکستانی حکام نے راشد مناس کی میت برآمد کی۔ اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اسے قومی ہیرو قرار دیا گیا۔ اور مطیع الرحمان، ان کی لاش لاوارث پڑی رہی۔ انہیں ایک غدار قرار دیا گیا۔ انہیں کراچی کے مسرور ایئر بیس کے 4 درجے کے ملازمین کے قبرستان میں انتہائی بے عزتی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان کی قبر پر کوئی کتبہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تاریخ کبھی چھپتی نہیں۔ بنگلہ دیش آزاد ہونے کے بعد مطیع الرحمان کی اس قربانی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ان کی بہادری کے لیے سب سے بڑے فوجی اعزاز بیر سرشٹھا سے نوازا۔ طویل 35 سال بعد 2006 میں مطیع الرحمان کے جسد خاکی کو پاکستان سے بنگلہ دیش واپس لایا گیا۔ مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں ڈھاکہ کے میرپور دانشور قبرستان میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ اس دن بنگال کے آسمان نے اپنے ایک کھوئے ہوئے ہیرو کو واپس پا لیا۔ مطیع الرحمان شاید اپنے طیارے کو بنگال کی سرزمین پر نہ اتار سکے، لیکن ان کا وہ نامکمل سفر، وہ قربانی بنگلہ دیش کی تاریخ آزادی میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ انہوں نے دکھا دیا کہ اگر سینے میں حب الوطنی کی آگ جل رہی ہو تو دشمن کے کلے میں رہ کر بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ ان کا پتہ اب کسی مخصوص قبرستان میں نہیں، ان کا پتہ آزاد بنگلہ دیش کے پرچم میں ہے اور آسمان کے اس لامحدود نیلے پن میں۔